जय सीताराम सभी को। हम लोग फिर जुड़े हैं अपने मालवा ज्योतिषार संग्रह के अध्ययन में। पिछले वीडियो में हम लोग काल राहु, क्षुदित राहु ये पढ़ करके केवल दिवस के जो 3 भाग करके हम मध्याह्न उत्तरायण कब यात्रा करना चाहिए उनका विचार किया था। और उसी में चंद्र की चर्चा आई थी कि जो चंद्र अगर सामने हो तो सारे जो हम लोग इधर दिशा यात्रा के जो दोष पड़े हैं, जितने भी शूल इत्यादि योगिनी दोष इत्यादि पड़े हैं वह नहीं लगते, केवल चंद्र सम्मुख लेने से। तो उसी का विषय हम लोग अभी पढ़ेंगे कि चंद्रवास फल देखना कि चंद्रवास कहाँ रहता है। चंद्रवास कैसे देखेंगे कि चंद्र किस दिशा में है, तो चंद्र जिस राशि पे है उस राशि के अनुसार उसकी दिशा निश्चित होती है। मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे, मेष सिंह और धनु पूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, वृष कन्या और मकर में, याम्यन दक्षिण में चंद्र का वास होता है। और तुला सुकुंभे मिथुने प्रतीच्याम, तुला कुंभ और मिथुन में प्रतीच्याम यानी पश्चिम दिशा में चंद्र का वास होता है। और कर्काल मीने दिशचोत्तरस्याम, कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन में उत्तर दिशा में चंद्र का वास होता है। अब जब आप क्रम से पढ़ेंगे तो पूर्व दिशा में खड़े हों और क्रम से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अगर आप एक एक दिशा में एक एक राशि को रखेंगे तो जिस दिशा में जो राशि है वही दिशा चंद्र की है। पूर्व में मेष, पूर्व में वृषभ, दक्षिण में मिथुन, पश्चिम में कर्क, उत्तर में फिर सिंह पूर्व में। ऐसे क्रम से एक एक दिशा में चंद्र का वास होता है। और यही मैसेज में धनुपूर्व भाग्य आप काउंट करेंगे तो 1 से 4 तक पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, फिर 5 से 8 तक पूर्व मतलब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तक पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, और धनु से मीन तक पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा चंद्र का वास स्थल है। यह इन जब जिस राशि में चंद्र गोचर करता है तो वह उस दिशा में माना जाता है। अब जब यात्रा करेंगे तो उस समय किस दिशा में है, चंद्रमा किस राशि पर है, यही जान करके कि वो सम्मुख में है, पृष्ठ पे है, पीछे है, आगे है, यह जाना जा सकता। पूर्व की यात्रा है और अगर मेष का चंद्रमा है तो वह सम्मुख है, पूर्व दिशा में चंद्रमा है, सम्मुख है। और मान लो पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं और मिथुन का यदि चंद्रमा हो तो वह पश्चिम का है, वो पृष्ठ का है, पीछे का है। और ऐसे ही वाम और दक्षिण जानना चाहिए। फिर कह रहे हैं उसका फल कि जो चंद्रवास की जो दिशा है वह एक बार और देख लीजिए कि मेषे में धनुपूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, तुला सुकुंभे मिथुने प्रतीच्याम, कर्काल मीने दिशोत्तरस्याम। मेष, सिंह और धनु राशि में जब चंद्रमा हो तो पूर्व दिशा में रहते हैं, और वृष, कन्या और मकर राशि में चंद्रमा हो तो दक्षिण दिशा में उनका वास होता है। और तुला, कुंभ और मिथुन राशि के चंद्रमा हो तो प्रतीच्याम, पश्चिम दिशा में उनका वास होता है। और कर्काल मीने दिशोत्तरस्याम, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के चंद्रमा हो तो उत्तर दिशा में उनका वास होता है। फिर सम्मुखश्चार्थ लाभाय, सम्मुख च अर्थलाभाय, दक्षिणे सुख संपदः, और पृष्ठे च प्राणनाशाय, वामे चंद्रे धनक्षयः। अब चंद्रमा का विचार कि किस दिशा में क्या फल है वह कह रहे हैं। तो सम्मुखः च अर्थलाभाय, अगर सम्मुख में चंद्रमा लिया जाए तो अर्थलाभाय, धन लाभ होता है, अर्थ का लाभ होता है। तो सम्मुख कैसे होगा,
मान लो हम पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं और मेष राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में के चंद्रमा है, तो वह चंद्रमा जो है सम्मुख है या सम्मुख चंद्रमा हो, तो सम्मुखे अर्थलाभाय, सम्मुख अगर सम्मुख में चंद्रमा हो, सामने हो, तो अर्थलाभ होता है, यात्रा श्रेयस्कर है। और दक्षिणे सुख संपदा, और दक्षिण में हो, है ना, अपने सीधे हाथ की तरफ अगर दिशा में हो और यात्रा मान लो पूर्व की है और चंद्रमा जो है वो दक्षिण दिशा में किस में होंगे, वृषेच कन्या मकरे च याम्य, वृष के हो, कन्या या मकर राशि में गोचर कर रहे और पूर्व की यात्रा करना है, तो चंद्रमा जो है दक्षिण में है, तो दक्षिणे सुख संपदा, तो वह सुख और संपदा देने वाले हैं। फिर पृष्ठे च प्राणनाशाय, पीछे के जो अगर चंद्रमा है तो वह प्राण के नाशक हैं, प्राण के नाशक है ना, मृत्युदायक हैं। मृत्यु मतलब मरना ही नहीं है, अपमान, कार्य विरोध, कार्य का नहीं होना, है ना, राह भटकना और घनघोर अपमान होना, ये सारे 8 प्रकार की मृत्यु कही गई है। तो अगर मान लीजिए पूर्व की यात्रा कर रहे, क्रम वही रहें, पूर्व की यात्रा कर रहे हैं, पूर्व की तरफ जाना है और चंद्रमा जो है वह तुला कुंभे मिथुने प्रत्युच्याम, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के में अगर चंद्रमा हो और पूर्व की यात्रा करना हो, तो चंद्रमा जो है हमारे पृष्ठ यानी पीछे भाग में चंद्रमा है, तो इस स्थिति में यात्रा नहीं करना चाहिए। पृष्ठे च प्राणनाशाय, फिर वामे चंद्रे धनक्षय, वाम में अगर अपने उत्तर दिशा में उल्टे हाथ की तरफ अगर चंद्रमा हो तो धनक्षय, वह भी यात्रा निषेध करना चाहिए। मान लीजिए पूर्व में ही यात्रा कर रहे हैं और फिर अंतिम जो कर्क, वृश्चिक और मीन का चंद्रमा हो, मीन राशि में चंद्रमा का गोचर हो, तो वह उत्तर दिशा में वाम में हमारे चंद्रमा है, तो उस दिवस की यात्रा को छोड़ देना चाहिए। यही कह रहे हैं कि सम्मुखश्चार्थलाभाय दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठे च प्राणनाशाय, वामे चंद्रे धनक्षय। यह चंद्र का विचार करने से बाकी जो दिशाशूल इत्यादि योगिनी जो हम इतना दोष पड़े हैं उनका विचार न करके केवल अगर चंद्रमा का विचार करके भी यात्रा की जाए तो भी सिद्धि प्राप्त होती है। फिर करण भगन दोषम, वार संक्रांति दोषम, कुतिथि कुलिक दोषम, वामयामार्ध दोषम, कुज शनि रवि दोषम, राहु केत्वादि दोषम, हरति सकल दोषम चंद्रमा सम्मुखस्थः। जो आप दोष पहले पढ़े हैं वह सब इन्होंने कह दिया है कि करण भगन दोषम, है ना, करण नक्षत्र, भगन यानी नक्षत्र दोषम, और वार संक्रांति दोषम, वार का दोष हो, वार यानी दिशाशूल हो, वार का, कर्ण का दोष हो, जिस कर्ण में यात्रा व्यतिवाद इत्यादि जो योग कर्ण कहे हैं वो हो, है ना, शकुनी, चतुष्पद, नाग इत्यादि जो कर्ण कहे हैं वह हो, और नक्षत्र, जो नक्षत्र यात्रा योग्य नहीं है वह नक्षत्र हो, वार भी जो है मान लो दिशाशूल वार का हो, नक्षत्रों का शूल हो, संक्रांति का दिवस हो, तिथि भी मान लो अशुभ हो, और कुलिक हो, वाम यामार्ध, कुछ भौम, वाम यामार्ध हो, कुछ भौम, रवि, राहु, केतु आदि के सब दोष को, सारे दोष भी हो, और सम्मुख चंद्रमा हरण करता है। इन सब दोष भी अगर मान लो अगर नहीं देखें, केवल सम्मुख चंद्रमा देख करके यात्रा का विचार अगर किया जाए तो भी वह सिद्धि देने वाला होता है। करण भगन दोषम, वार संक्रांति दोषम, कुतिथि कुलिक दोषम, वामयामार्ध दोषम, कुज शनि रवि दोषम, राहु केत्वादि दोषम, हरति सकल दोषम चंद्रमा सम्मुखस्थः। राहु केत्वादि यानी राहु काल इत्यादि जो हम लोग पढ़े थे, यामार्ध में क्षुदित राहु, राहु काल, यह सारे दोषों का निवारण केवल चंद्रमा सम्मुख होने से, पर सम्मुख ही होना चाहिए, चंद्रमा सम्मुख ही होना चाहिए, दक्षिण नहीं। केवल सम्मुख चंद्रमा लेने से ये सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है, इनका दोष नहीं लगता है। फिर अब योगिनी वास बता रहे, यात्रा में जो योगिनी है वह योगिनी वास की प्रतिपन नवमी पूर्व में, प्रतिपन
प्रतिपत नवमी, प्रतिपदा को और नवमी को पूर्व दिशा में योगिनी का वास होता है। द्वितीया दशचोत्तरे, और द्वितीया और दशमी को उत्तर दिशा में जानना चाहिए। और तृतीय एकादशी बन्धौ, तृतीया और एकादशी को अग्निकोण में, और चतुर्द्वादशी नैऋत्ये, और चतुर्थी और द्वादशी चतुर्द्वादशी नैऋत्ये, चतुर्थी और द्वादशी को नैऋत्य कोण में योगिनी का वास होता है। और पंचत्रयोदशी याम्ये, पंचमी और त्रयोदशी को दक्षिण में, षष्ठी भूते च पश्चिमे, षष्ठी और भूते यानी चतुर्दशी, षष्ठी और चतुर्दशी को पश्चिम दिशा में योगिनी का वास होता है। और सप्त पूर्णासु वायव्ये, सप्तमी और पूर्णिमा को वायव्य में, और अमावस्या या अष्टमी शिवे, अमावस्या और अष्टमी के दिन ईशान कोण में योगिनी का वास होता है। तो अब ये पूर्व, उत्तर, फिर अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायव्य और ईशान, इस क्रम से यह प्रतिपदा नवमी, द्वितीया दशमी, तृतीया एकादशी, द्वादशी और पंचमी त्रयोदशी, और षष्ठी चतुर्दशी, सप्तमी पूर्णिमा और अमावस्या अष्टमी को क्रम से इनका योगिनी का वास है। फिर पढ़ लेंगे एक बार। प्रतिपन्न नवमी पूर्व में, प्रतिपदा और नवमी को योगिनी का वास पूर्व दिशा में। द्वितीया दशचोत्तरे, द्वितीया और दशमी को उत्तर दिशा में योगिनी का वास। और तृतीय एकादशी बन्धौ, तृतीया और एकादशी को अग्नि दिशा में योगिनी का वास। और चतुर्द्वादशी नैऋत्ये, चतुर्थी और द्वादशी को नैऋत्य दिशा में योगिनी का वास। और पंचत्रयोदशी याम्ये, पंचमी और त्रयोदशी को दक्षिण दिशा में योगिनी का वास। षष्ठी भूते च पश्चिमे, षष्ठी और चतुर्दशी को पश्चिम में योगिनी का वास। और सप्त पूर्णासु वायव्ये, सप्तमी और पूर्णिमा को वायव्य कोण में योगिनी का वास। और अमावस्या अष्टमी शिवे, अमावस्या और अष्टमी को योगिनी का वास ईशान कोण में रहता है। ऐसा पहले योगिनीवास जानेंगे, फिर योगिनीवास का फल कह रहे हैं। पृष्ठे च शिवदा प्रोक्ता वामे चैव विशेषतः योगिनी सा भवे नित्यम प्रयाणे शुभदा नृणाम। अब जो है योगिनी जो है कहाँ रखनी चाहिए, तो पृष्ठे ज शिवदा प्रोक्ता, पृष्ठे पीछे जो है वो कल्याण कारक है। शिवदा प्रोक्ता वामे चैव विशेषतः, योगिनी हमेशा पीछे और वाम में होनी चाहिए यात्रा में। इतना जो हम लोग पढ़े थे वो सम्मुख और दक्षिण में, चंद्रमा का जो विचार है वो सम्मुख में होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। पर योगिनी का जो विचार है उससे विपरीत है कि पृष्ठे च शुभदा प्रोक्ता वामे चैव विशेषतः योगिनी सा भवे नित्यम प्रयाणे शुभदा नृणाम। योगिनी स भवे नित्यम प्रयाणे, प्रयाणे यानी गमने, शुभदा नृणाम, हमेशा शुभदायिनी होती है। कब? जब पृष्ठे और वामे योगिनी को लिया जाए। तो तिथि और इनका, तिथि में तिथि से योगिनी विचार होती है। वो प्रतिपदा का मान लो, प्रतिपदा नवमी पूर्व में जाना है तो प्रतिपदा नवमी सम्मुख में नहीं होना चाहिए, या तो पीछे होना चाहिए या वाम में। ये योगिनी का विचार करके यात्रा करना चाहिए। थोड़ा और है, यह पीठ पीठे योगिनी कल्याणकारी जानना वाएँ और योगिनी विशेष फल करें, और अर्थात यात्रा में पीठ पीछे और वाएँ योगिनी शुभ फल देने वाली होती है। फिर अब चरण लग्ने प्रयातव्यम द्विस्वभावे तथा नरैहि, लग्ने स्थिरेण गंतव्यम यात्रायाम क्षेमम ईप्सुभिः। अब यह जो लग्न विचार करते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, तीन प्रकार, तीन संज्ञाएँ लग्न की है, तो किस लग्न में यात्रा करना चाहिए उसी का विचार कि चर लग्न, चर कौन है? 1 4 7 10, मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न।
इनमें यात्रा करें। चर लग्न में चलने संबंधी काम जो है वो यात्रा इत्यादि चर लग्न में करना चाहिए। तथा द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12 में यात्रा करें, है ना। चर लग्ने प्रयातवम द्विस्वभावे तथा नरैहि, द्विस्वभाव लग्न में यात्रा करें। और यात्रा काल में क्षेम की इच्छा में स्थिर लग्न में यात्रा नहीं करें। क्षेम यानी शुभ की इच्छा में, शुद्धता की इच्छा रखने वाले स्थिर लग्न में यात्रा नहीं करना चाहिए। स्थिर क्या है? स्थिर लग्न जो है 2, 5, 8, 11 है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न जो है यह स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में यात्रा नहीं करना चाहिए। यात्रा मतलब प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चर लग्ने प्रयातव्यम द्विस्वभावे तथा नरैहि, लग्ने स्थिरे न गंतव्यम यात्रायाम क्षेमम इप्सुभिः। यही कह रहे हैं कि चर लग्न में प्रयातव्यम जाना चाहिए, द्विस्वभाव तथा नरैहि। द्विस्वभाव में भी, द्विस्वभाव यानी दोनों स्वभाव होते हैं, थोड़ा चर और थोड़ा स्थिर, है ना। यानी कि जो मिथुन, कन्या, धनु और मीन जो लग्न है, इन ये द्विस्वभाव दोनों स्वभाव रखते हैं, चर स्वभाव भी रखते हैं और स्थिर स्वभाव रखते हैं। तो इनमें यात्रा की जा सकती है, पर चर में ही यात्रा का लग्न लिया जाता है। फिर त्रिहम क्षीरम च पंचाहम क्षौरम सप्तदिनम व्रतम। अच्छा, यात्रा में क्या क्या निषेध हैं कि इतने इतने दिनों में ये यात्रा का विचार, अभी यात्रा प्रकरण में है हम लोग। तो त्रिहम यात्रा से 3 दिन पहले, त्रिहम क्षीरम च पंचाहम क्षौरम सप्तदिनम व्रतम, यानी और यात्रा से 3 दिन पहले दूध नहीं पीना, क्षीरम दूध नहीं पीना चाहिए। और 5 दिन पहले क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर है ना, बाल नहीं कटवाना चाहिए। क्षौर कर्म 5 दिन, यात्रा जब हमें जाना है तो 3 दिन 5 दिन पहले से ये तैयारियां रहे कि 5 दिन पहले क्षौर नहीं करना है, 3 दिन से दूध नहीं पीना है। दूध पी के, इसीलिए गाँव में भी आज ये है, बड़े बुजुर्ग जब बच्चा बाहर मान लो खेलने भी जाते तो दूध पी के बाहर ज़्यादा दूर खेलने में नहीं भेजते, खेत में भी नहीं भेजते, या तो तुलसी पत्र या कुछ ऐसा तीखा या कुछ खिला करके फिर भेजते। तो वो यहीं से ज्योतिष या यात्रा प्रकरण से ही उसका संबंध है। यात्रा में जाते समय 3 दिन पहले से दूध छोड़ देना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। और 5 दिन पहले से क्षौरकर्म छोड़ देना चाहिए। और सप्तदिनम व्रतम, 7 दिन पहले से रति कार्य यानी मैथुन नहीं करना चाहिए। और वर्जम यात्रा दिनात् पूर्वम अशक्तौ तद्दिने रतम, क्या है कि यदि अशक्त हो तो उस दिन व्रत न करें, है। यात्रा दिनात् पूर्वम अशक्तौ, ये सब यात्रा दिन से पूर्व इतने दिनों में ये कर्म नहीं करना चाहिए। और अशक्तौ तद्दिने रतम, अशक्त यानी समर्थ नहीं होने पर भी यह सारे जो कर्म हैं, दूध पीना और 5 दिनों में क्षौर, 7 दिनों पहले तक रति कार्य, यह रति कर्म यह नहीं करना चाहिए। फिर यज्ञोपवीतकम शस्त्रम मधुम च स्थापयेत् फलम विप्रादिकमतः सर्वं स्वर्णधान्याम्बरादिकं राजा दशाहं पंचाहमन्यो न प्रसिद्धो वसेत् अंगप्रस्थान संपूर्णम वस्तुप्रस्थानकेर्धकम, वस्तुप्रस्थानक अर्धकम। ब्राह्मण यज्ञोपवीत, क्षत्रिय शस्त्र, वैश्य मधु, शूद्र फल का प्रस्थान करें। और प्रस्थान निमित्त सुवर्ण, अन्न, वस्त्र आदि पदार्थ सबको हित हैं। राजा 10 दिन तक प्रस्थान रखें और अन्य जन 5 दिन प्रस्थान रखकर निवास करें, परंतु अंग के प्रस्थान में पूर्ण फल और वस्तु के प्रस्थान में आधा फल जानिए। अच्छा, यह जो यज्ञोपवीतकम शस्त्रम मधुम च स्थापयेत् फलम विप्रादिकमतः सर्वं स्वर्णधान्यंबरादिकं राजा दशाहं पंचाहमन्यो न प्रस्थितो वसेत् अंगप्रस्थान संपूर्णम वस्तुप्रस्थानेकर्धकम। ये जो अपने वस्तु इत्यादि बताए गए हैं कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण जो है, यज्ञोपवीत क्षत्रिय शस्त्र, वैश्य मधु, शूद्र फल का प्रस्थान करें, हैं, फल का सेवन करें, प्रस्थान करें। और प्रस्थान निमित्त सुवर्ण, अन्न, वस्त्र आदि पदार्थ को
पदार्थ जो है वो सब हित में हैं। और राजा 10 दिन तक प्रस्थान रखें फलादि अन्नादि का, और अन्य जन जो है 5 दिन प्रस्थान रखें। यानी कि निवास, बाहर जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के समय जो भोज्यादि सेवन करने का, जो प्रस्थान सेवन जो है, निवास, प्रस्थान निवास बाहर रहने का, उसी के उपलक्ष्य में है। और अंग के प्रस्थान में पूर्ण फल और वस्तु के प्रस्थान में आधा फल जानिए। अंग प्रस्फुर जब होता है तो वह आधा फल, और वस्तु के अंग स्फुरण में पूर्ण फल और वस्तु के प्रस्थान में आधा फल समझना चाहिए, अर्ध फल समझना जानना चाहिए। यही है, यह यात्रा का प्रकरण। और इसी यात्रा के प्रकरण के साथ हमारा मुहूर्त रत्न जो तृतीय प्रकरण चल रहा था वह समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में, अगली कक्षा में जो संस्कार प्रकरण जो है या विवाह प्रकरण जो है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सीताराम। यह सामान्य है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष, केवल इसमें जो चंद्र विचार जो है उसका विशेष ध्यान रहे, उसी से सारे यात्रा का विचार, केवल चंद्र ही सारे दोषों को समाप्त कर सकता है। जय सीताराम।